हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। माफी चाहता हूं, बहुत जमाने बाद हाजिर हूं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। इसका मकसद लीगल मुद्दों से देश के आम नागरिकों को आसान जबान में लॉ की बातें बताना है। लीगल अवेयरनेस में एक उसूल ये भी मैंने फॉलो किया, हमारा कोई एजेंडा नहीं होगा। एजेंडा व्यूअर्स तय करेंगे, सब्सक्राइबर्स तय करेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स कल शाम से ही और आज से परेशान हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये एक लेटर कल 24 जून को बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एड्रेस किया गया है। और यह न्यूज आज के समाचार पत्रों में छपी है। मुझसे सवाल किया जा रहा है, मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में आसाम की तरह की एक एनआरसी बिना एनआरसी का नाम लिए होने जा रही है। मैं तो संविधान का विद्यार्थी हूं, संविधान के और लॉ के प्रावधानों को बता सकता हूं। देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। चुनावों से रिलेटेड लॉ 1950 में ही बन गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। चुनावों में वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। चुनाव कराने के लिए बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और इनमें सबसे बड़ी व्यवस्था है इलेक्टोरल रोल। कौन वोट देगा, किसको वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये इलेक्टोरल रोल तय करता है। इलेक्टोरल रोल पुराने हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से नए लोग पैदा हो जाते हैं, बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बिहार तो एक माइग्रेशन वाली स्टेट है कि यहां के लोग तो पूरे देश और विदेशों में भी जाकर काम करते हैं। सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स समय समय पर कराते रहें। बहुत बार इस तरह का रिवीजन होता रहा है। बिहार में आखिरी बार ये रिवीजन 2003 में हुआ था। 22 साल हो गए। आज देश की चुनाव की प्रक्रिया और इलेक्टोरल रोल पर प्रश्न उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्टोरल रोल और चुनाव आयोग की
विश्वसनीयता पर कोई डाउट है। जनतंत्र में डाउट करना, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया है, उनको डिस्कशन के लिए भी बुलाया है, उनकी कुछ मांगों को मान भी लिया है। महाराष्ट्र के इलेक्टोरल रोल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इन सारे प्रश्नों के बीच अचानक जब बिहार में चंद महीने में चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों? एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है। काश ये काम 6 महीने पहले कर लिया गया होगा। काश ये काम गर्मियों की छुट्टी के दौरान कर लिया होता। जिस तरह का टाइट शेड्यूल आया है, उसमें इस काम को करना बहुत कठिन होगा और उसमें गलतियां रह जाएंगी और हो सकता है बहुत से लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएं। अगर ऐसा हुआ, ये चुनाव आयोग की छवि के लिए, देश में जनतंत्र के स्वास्थ्य के लिए और आने वाली सरकार के परसेप्शन के लिए अच्छा नहीं होगा। इस लंबे डिटेल्ड ऑर्डर में 19 पेज के कहा जा रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टी से बात होगी। बेहतर होता कि पॉलिटिकल पार्टी से ये ऑर्डर इशू करने से पहले बात होती। चुनावों से रिलेटेड कोई चीज सिवाय किसने किसको मत दिया कॉन्फिडेंशियल नहीं होनी चाहिए। अगर ये चर्चा 6 महीने पहले शुरू कर दी जाती, अब बेहतर तो होता कि लोकसभा चुनावों से पहले हो जाता, तो पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज आ जाते, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव आयोग के इंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाने के मौके न मिलते। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के नागरिकों को और बिहार के रहने वालों को चुनाव आयोग पर विश्वास करना चाहिए। जो ऑर्डर आया है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने साफ तौर से कह दिया कि 1 महीने का समय जो दिया जा रहा है, 25 जून आज से लेके 26 जुलाई तक, रैशनलाइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन और फाइनलाइजेशन ऑफ प्रपोज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस, कम है समय। जो अच्छी बात है वो ये कि कहा जा रहा है कि किसी भी पोलिंग बूथ पे 1200 से ज्यादा वोटर्स ना हो। Updation of control table, preparation of draft rolls, having names of all existing electors. 4 दिन का समय दिया जा रहा है, 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। बहुत ऑप्टिमिस्टिक इलेक्शन कमीशन है इस मामले में। मुझे लगता है ये समय कम है। लोगों को ऑब्जेक्शन करने का अधिकार होगा 30 दिन के अंदर। अब तो ये कल लेटर चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को भेजा गया है। अभी तो इसमें बहुत काम होना है, इसमें कोई दो राय नहीं।
कि चुनाव आयोग को ये एक्सरसाइज करने का अधिकार है। इसका पर्पस बिल्कुल सही है कि हर उस व्यक्ति का जिसको वोट देने का अधिकार है उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आए, और हर वो व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसका नाम इलेक्टोरल रोल से बाहर जाए। एक अच्छी बात इस ऑर्डर में कही गई कि क्योंकि बेस डॉक्यूमेंट इलेक्टोरल रोल ऑफ 2003 का लिया जाएगा, जिसकी क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2003 होगी, तो जिसका भी नाम उस इलेक्टोरल रोल में है उसे ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, सिवाय उन हालात के जब कोई और इनपुट आ जाए। ये प्रिजम्पशन एक बड़ी अच्छी चीज है इस मामले में। यह भी कहा गया है कि बहुत से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आप कुछ देंगे तो वो प्रूफ होगा आपकी सिटीजनशिप का। फिर भी ये लिस्ट वाइड नहीं है। एनआरसी आसाम के मुकाबले में कुछ कम है, लेकिन कहा गया है कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ये इलस्ट्रेटिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन कमीशन जब इस पे पब्लिक से फीडबैक आएगी तो इस लिस्ट में और डॉक्यूमेंट्स को ऐड करेंगे। 25 तारीख से काम शुरू हो जाए, 24 को लेटर आया, अभी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग में कितना समय लगेगा? पहले लोगों को बुलाया जाएगा, फिर उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर वो हाउस टू हाउस जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन, इसमें समय लगता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उनके सिलसिले में बात कर ली जाए ताकि लोगों में जो गलतफहमियां फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं या फैलाई जाएंगी उनसे बचा जा सके। ये इन्यूमरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म में पुराना आपका फोटो और उसके बराबर में नया फोटो लगाया जाए। आधार के बारे में लिखा है कि ये ऑप्शनल है। इसका मतलब ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। चुनाव आयोग प्रशंसा का पात्र है कि उसने आधार से इस स्पेशल ड्राइव में कनेक्ट नहीं किया है। आधार नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। आधार का डेटा अब साफ होता जा रहा है, उतना प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी परसों मैंने एक वीडियो देखा कि एक बच्चा जो है वो आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर हासिल कर सकता है और फिर मोबाइल नंबर से बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उसमें आपको जो डिक्लेरेशंस देने हैं वो 3 बड़े अहम डिक्लेरेशन हैं। उन डिक्लेरेशन को समझना जरूरी है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि भारत का नागरिक कौन है। आप उस वीडियो को देखिए, हु इज एन इंडियन सिटीजन। जो लोग 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हो गए हैं वो बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब इस ड्राइव में कहा जा रहा है प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो।
इस्टेब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आपको अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, और जगह बतानी होगी कि कहां पैदा हुए, इसका प्रूफ चाहिए। मैं कानून बता दूं कि जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, वो सब के सब भारत में पैदा होने के कारण भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनसे उनके मां बाप के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। इसलिए जितने लोग 1 जुलाई 1987 से पहले बिहार में पैदा हुए हैं या बिहार के बाहर कहीं भारत में पैदा हुए हैं, वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ भारत में पैदा होने के कारण भारत के नागरिक हो गए। ये सिटीजनशिप का बड़ा पुराना प्रिंसिपल है, जस्ट सोली आप उस सॉइल पे पैदा हो गए। अमेरिका में जैसे आज ये कानून है कि जो अमेरिका में पैदा हो जाए वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये प्रपोज किया कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, अभी वो परिवर्तन नहीं हुआ है। जो लोग अब दूसरी कैटेगरी में आइए, 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं और 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए। समझ लीजिए फिर से, 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं और 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए हैं, वो सिर्फ भारत में पैदा होने के कारण भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए वो पैदा होते ही भारत के नागरिक बन गए, लेकिन जो 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए, उनको एक और फैक्ट डॉक्यूमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके मां बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ज्यादातर लोगों के मां बाप वो होंगे जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हो चुके हैं, और वो जाहिर है कि बाय बर्थ भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो दूसरी कैटेगरी में सिटीजनशिप पाने के लिए बर्थ के अलावा आपके मां बाप में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो लॉ है, जो 2 दिसंबर 2004 को लागू हुआ, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था जो वाजपेयी जी की सरकार ने पास किया था, लेकिन उसे लागू कर दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने। जो 1987 का अमेंडमेंट था वो राजीव गांधी की सरकार थी जिसने किया था असम अकॉर्ड के बाद। अब जो 2003 वाला लॉ है वो लागू हो गया 2 दिसंबर 2004 को। भारत की नागरिकता की शर्त और सख्त कर दी गई। अब आपको इंडियन सिटीजन बनने के लिए न सिर्फ भारत में पैदा होना होगा, बल्कि आपके दोनों मां बाप भारत के नागरिक हों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिस एज में हैं हम, उसमें जो बच्चे होंगे जो इलेक्टोरल रोल के लिए अपने को इनरोल कर रहे होंगे, यानी कि वो 18 साल के हैं, कि उनके मां बाप डेफिनेटली दोनों 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हो चुके होंगे। इसलिए उनको के पेरेंट्स की नागरिकता आसानी से साबित होगी
परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहों पर ना जाएं। ऑथेंटिक लीगल इंफॉर्मेशन के लिए लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के पास आएं। एक और चीज है, अगर दोनों मां बाप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो। मैं समझता हूं कि मैंने आपको नागरिकता का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव में आएगा वो बता दिया। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है उसमें कई डॉक्यूमेंट्स जो आसाम की एनआरसी में थे इस नहीं। कोर्ट रिकॉर्ड और प्रोसेसेस नहीं है। लैंड और टेनेंसी रिकॉर्ड नहीं है। राशन कार्ड शब्द नहीं है। इवन दो एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट में वो कवर्ड है, लेकिन बेहतर है कि राशन कार्ड शब्द आ जाए। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें? कोई भी आई कार्ड, पेंशन पेमेंट का ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी सरकारी पीएसयू का हो, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट सरकार का, लोकल बॉडीज का, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, एलआईसी का, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का, अगर आप पैदा हुए हैं 1 जुलाई 1987 से पहले तो उससे पहले का लाना होगा। यहां वो बात है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा। मैंने अपने किसी वीडियो में ये बात कही थी, आज रिपीट करता हूं। डॉक्यूमेंट पर इंसिस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत इंसिस्ट करना जब देश में डॉक्यूमेंटेशन पुअर है बड़ी हार्डशिप कॉज करेगा। मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर में लिखा है बूढ़े लोग, गरीब लोग, एससी एसटी, वल्नरेबल लोग हैरेस ना किया जाए। बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए। रिक्शे वाला है कोई, मजदूर है कोई सरकारी नौकरी नहीं की उसने, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, घर में पैदा हुआ है। कहां से वो डॉक्यूमेंट लाए जो 25 + 13 38 साल पुराने? हम लोगों के भी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कहां है? वो तो 10th पास कर लिया तो वो 10th का सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट बनवा लिया तो पासपोर्ट है। और कोर्ट के फैसले हैं कि पासपोर्ट भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। तो पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है, मैट्रिकुलेशन और एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी बोर्ड ने इशू किया हो, किसी यूनिवर्सिटी ने इशू किया हो, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, एनआरसी। अब बिहार में तो एनआरसी नहीं हुई है और ये बिहार के बारे में है, मगर क्यों ये आया एनआरसी वेयर एवर इट एग्जिस्ट? या तो इसी तरह का इलेक्टोरल रिवीजन शायद पूरे देश में प्लान किया गया है। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट, एनी लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा देना चाहता हूं, 1 महीने का समय मिला है तो 1 महीने में अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट करें और चुनाव आयोग से
ये उम्मीद लगाता हूं कि नाम की डिस्क्रिपेंसी में किसी का नाम यहां पे एक्स है, वहां पे वाई है, इसके बिना पर इलेक्टोरल रोल से किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए। अभी हमने जो आसाम से कुछ लोगों को बांग्लादेश भेज दिया, साबित हुआ कि वो तो हमारे सिटीजन थे और बाद में हम उन्हें वापस लाए। चुनाव जीतना राजनीतिक दलों का अधिकार है। वो चुनाव जीतने के लिए जो भी देश के कानून के तहत वो करना चाहे कर सकते हैं, पर कोई चुनाव और उसकी जीत जनतंत्र से बड़ी नहीं और लोगों से बड़ी नहीं। देश के संप्रभु लोग हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो भारत में पैदा हुई है वो भारत की नागरिक है। उनके मां बाप भी ज्यादातर केसेस में भारत के नागरिक हैं। एक बहुत छोटी संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनके नाम गलत इलेक्टोरल रोल में आ गए हों। उनके लिए हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करें जिसपे करोड़ों रुपए सरकार का खर्च होगा। चुनावों से ठीक पहले ये एक लेजिटिमेट प्रश्न है, लेकिन इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कोई यहां का आदमी है, कहीं और चला गया, यहां पे भी उसका नाम है, वहां पे भी उसका नाम है, ये जो रिपीटेशन का मामला है ये समाप्त होना चाहिए। कोई मर गया है, उसका इलेक्टोरल रोल से नाम हटना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इस एक्सरसाइज के बाद भी ऐसा नहीं है, कोई करोड़ 2 करोड़ लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से हट जाएंगे। जिनके नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में आ गए उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन ये नेम वेरिएशन ये प्रॉब्लमेटिक है। बहुत लोगों का हमने देखा है इलेक्टोरल रोल्स में गलत नाम है, उनके पेरेंट्स के गलत नाम है। मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इन माइनर डिस्क्रिपेंसीज की वजह से किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं करेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। घबराएं नहीं, परेशान ना हो। सरकार और चुनाव आयोग सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।